नमस्कार। आप सभी का आज एक बार फिर उषा द रे ऑफ होप यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस यूट्यूब चैनल के प्रति जो अपना रिस्पांस दिया है और जिस तरह से वो देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब रीट के एग्ज़ाम होने में करीब 90 डेज़ बचे हैं और हम जो श्रृंखला शुरू की है जिसमें एक एक सब्जेक्ट पे सिलेबस के हिसाब से हम आपको एक तरह से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमारे साथ फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत है, डॉक्टर KR मैया, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट पे जो आप एक तरह से मैं यूँ कह सकता हूँ कि डॉक्टर हैं। और आपकी बहुत फेमस बुक्स भी है, जैसे ये हिंदी व्याकरण माला मेरे हाथ में है, बहुत काफ़ी फेमस बुक है। और आप कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में अजमेर गर्ल्स कॉलेज में पोस्टेड हैं और हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं पे आपका एक समान अधिकार है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपको बताएंगे कि हिंदी और संस्कृत दोनों जो सब्जेक्ट है उस पर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो डॉक्टर KR मैया, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा कि जो हिंदी का जो सिलेबस है, तो हिंदी के बारे में ये कहा है कि ये चूँकि हमारी एक तरह से मदर टंग भी है तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और कहते हैं कि हिंदी में 30 में से 30 अंक लिए जा सकते हैं। तो सिलेबस जो इस बार का है उसमें छोटा सा परिवर्तन भी है, तो उस सिलेबस में क्या परिवर्तन है और सिलेबस के हिसाब से आप बच्चों को क्या रणनीति के बारे में बताना चाहेंगे डॉक्टर मैया? साथियों नमस्ते। आपके सम्मुख आज बहुत ही सुनहरी अवसर हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूं अपनी बात कि हम लोग हमारे दैनंदिन जीवन में सुनहरा शब्द का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आज हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, तो सुनहरा शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से गलत है, इस बात को नोट कर लें आप। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आपकी ज़िंदगी का बहुत ही एक सुनहरी अवसर आपके सम्मुख है। माननीय प्रदीप जी बोरड साहब, जो कि रिटायर्ड IAS हैं, और सौभाग्य से मैं क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में कार्यरत हूं और हमारे आयुक्त रहे हैं। साथियों, एक बात कहना चाहूँगा कि एक अहर्निश कर्मशील कर्मनिष्ठ व्यक्ति का आपको इस रूप से मार्गदर्शन मिलना आपके सौभाग्य की बात है। मेरे जितने भी भाई और बहन जो शिक्षक साथी, मैं आपको शिक्षक मानता हूं, आप शिक्षक बन गए हैं और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से निश्चय ही आपकी जो शिक्षा संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बोरड साहब का मैं अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार से आपका एक समर्पण जो हमारे जो भाई बहन जो हैं, जो विद्यार्थी जो वर्ग हैं, उसके लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर ये है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। साथियों, हिंदी विषय की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सर ने भी कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम ये जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो मातृभाषा की परीक्षा नहीं होने वाली है। वह आपकी परीक्षा जो है वो राजभाषा की होने वाली है, राष्ट्रभाषा की भी होने वाली नहीं है। हमारे सम्मुख सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं देखता हूं कि हिंदी के बहुत बड़ा दुर्दिन है, ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। और इसका कारण यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, 30 प्रश्न आते हैं, उसमें से 5-5 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? ये क्यों विचलन हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी वर्ग में आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों के जहन में भी, आपके हृदय में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि हिंदी तो है, देख लेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, हमारे रक्त में है, हमारे पूर्वजों की भाषा है, हमारे स्वप्न की भाषा है। हम कोई इंग्लिश में स्वप्न नहीं देखते, कोई संस्कृत में नहीं देखते, लेकिन उसका राजभाषाई जो स्वरूप है, वो गली मोहल्ले में चलने वाले जो मातृभाषाई और राष्ट्रभाषाई जो स्वरूप है उससे अलग है। हिंदी मानक दृष्टि से भारत की घोषित राजभाषा है, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, और क्योंकि आप एक राजकीय कर्मचारी बनने जा रहे हैं तो हिंदी की शुचिता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदी का जो पावित्र्य है उसका आपको रक्षित करना होगा। अरे एक शिक्षक तो वह होता है, एक शिक्षक अपने जीवन में हजारों विद्यार्थियों को, हजारों जो बुझे हुए दीपक है उसको प्रज्वलित करता है, और आपको जीवन में ऐसा काम करना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हिंदी को आप राजभाषाई दृष्टि से, मानक दृष्टि से, क्योंकि हिंदी संवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा है और उसको उसी रूप से हमें लेना चाहिए। सर,
मैया साहब ने एक बात बहुत ही अच्छी कही। अगर मैं यूँ कहूँ कि एक हमें सूत्र दिया है कि नो डाउट हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये राजभाषा भी है। तो राजभाषा होने की वजह से हमें इसकी जो सूचिता है, इसकी जो शुद्धता है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैया साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इस बार का जो रीट का सिलेबस है, उसमें हिंदी के सिलेबस को लेके क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एक बात। दूसरी बात कि जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी विषय को लेके, वो किस तरह के होते हैं, और स्टूडेंट्स को कम समय को ध्यान में रखते हुए किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को बना के रखना चाहिए ताकि समय का बेहतरीन उपयोग कर सके और हिंदी सब्जेक्ट के हिसाब से वो अधिकतम मार्क्स भी ले सकें। सर, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि बहता पानी अच्छा होता है, एक जमा हुआ पानी तो सड़ जाता है। तो पाठ्यक्रम में बदलाव, जीवन में बदलाव, ये प्रकृति हर क्षण बदल रही है। तो हम जैसा कि जानते हैं, पाठ्यक्रम में बदलाव होना ये समय की मांग थी। और मुझे लगता है कि आज आप क्योंकि छात्र की दृष्टि से अपने आप को सोच रहे हैं, साथियों, हिंदी में एक बहुत अच्छा टॉपिक, और मैं जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है उसको भी साधुवाद देता हूं कि विराम चिन्ह बहुत बड़ी भाषा की संप्रेषण शक्ति को बाधित भी करता है, और यदि उसका सही सम्यक प्रयोग यदि हम जानते हैं तो विराम चिन्ह भाषा के सौंदर्य को अभिवृद्धि करता है। भाषा के सौंदर्य में तो विराम चिन्ह बहुत सरल है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से एक दिन विराम चिन्ह पे हम बात करेंगे, क्योंकि हिंदी में ये जो टॉपिक है नया है और आप लोग भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। साथियों, बहुत सरल है। हम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये हमारी दैनंदिन जीवन की भाषा है, और इसलिए विराम चिन्ह ये सबसे बड़ी हमारी समस्या हो रही है कि जब हम हमारा प्रवाह, चाहे वो बोलने में हो चाहे लिखने में हो, जब भी हम कर रहे होते हैं तो विराम चिन्हों का सम्यक प्रयोग हम नहीं करते। उसके कारण भाषा दुष्कर भी होती है और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो एक तो विराम चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पक्का आने वाला है, ध्यान रखिए। दूसरा, हम जैसे कि राजस्थानी हैं, और राजस्थानी भाषा के जो शब्द हैं उसका हिंदी अर्थ जो है वो क्या है, क्योंकि राजस्थानी भी हमारी जो है हमारे रक्त में है, और इसलिए राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये तो बहुत सरल टॉपिक है। बाहर के विद्यार्थियों के लिए भी ये भयभीत होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सामग्री उपलब्ध है। खैर, तो क्योंकि हमारा एक राष्ट्र के रूप में हमें सोचना चाहिए, लेकिन राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि राजस्थानी शब्दों का हिंदी अर्थ, ये एक टॉपिक जुड़ा है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बात ये होती है कि सर अलंकार जुड़ गया, और अलंकार बहुत कठिन है। वास्तव में तो ये है कि अलंकार जो है वो हिंदी का गहना है, वो आभूषण है, वो कठिन कैसे हो सकता है? वो बहुत सरल है। साथियों, हर चीज कठिन है, हर चीज सरल है, हमारा नजरिया कैसा है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो तीन चीजें जुड़ी हैं, एक तो राजस्थानी शब्दों का हिंदी अर्थ, एक विराम चिन्ह जो कि बहुत आवश्यक लगता था मुझे पहले भी, और एक अलंकार जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे लगता है आप लोगों को कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको भाषा के रूप में प्रथम और द्वितीय भाषा को चयन को लेकर के सर विद्यार्थियों में बहुत बड़ी जो है दुविधा है, क्योंकि फॉर्म भर रहे हैं आप लोग सभी अभी, और आपको प्रथम भाषा क्या चुने, द्वितीय भाषा क्या चुने। और माँ सरस्वती की कृपा से, क्योंकि मुझे हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहली बात तो मैं आपको कहता हूं कि फॉर्म में आपको प्रथम और द्वितीय भाषा भरने से आपका चयन नहीं होना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, फेल होना है या पास होना है। यदि पास होना है तो आपको पत्रकार बनने की आवश्यकता नहीं है, वहां प्रश्न पत्र कठिन आएगा, वहां पर हार्ड आएगा। मैं आपको ये कहता हूं कि अपने अंदर साहस पैदा करो। ये बात जो कहता हूं मैं जीवन में ही, मेरे दैनंदिन जीवन में भी मैं ऐसा हूं, और मुझे लगता है कि यदि आप लोगों में साहस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रथम हिंदी लेते हैं द्वितीय संस्कृत लेते हैं, या प्रथम संस्कृत लेते हैं द्वितीय हिंदी लेते हैं, उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल यह है कि द्वितीय भाषा के रूप में आपको जो काव्य शास्त्र के जो कुछ टॉपिक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, जो काव्य शास्त्र के जो टॉपिक है, अभी मैं अलंकार की बात कर रहा था, छंद की बात है, अलंकार है, छंद है, कुछ रस के कुछ टॉपिक है, कुछ सूक्तियों के टॉपिक है, कुछ पद्यांश के टॉपिक है, तो वो केवल और केवल उससे पूछना व्याकरणी है, आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास, यदि आप संस्कृत पृष्ठभूमि से हैं तो संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में आप रखें, और यदि आप हिंदी पृष्ठभूमि से हैं तो हिंदी जो है, हिंदी को द्वितीय के रूप में रखें। आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपको ये मेरा निर्देशन ठीक लगता है तो आप अपनाइए,
क्योंकि सेकंड जो द्वितीय भाषा जो है सर, वो थोड़ा सा उसमें व्याकरणात्मक दृष्टि से भी थोड़ी समृद्धि होती है, थोड़ी उच्चता होती है, और दूसरा काव्य शास्त्र का जो मैंने अभी अलंकार और छंद का जो बात करी, वो टॉपिक जो है वहां पर सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए आपको कोई भयाक्रांत होने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये जो चीज थी प्रथम और द्वितीय भाषा की, उसके बारे में आपसे बात कर दी। मेरी खूब खूब शुभकामनाएं। जी सर। जैसा कि आपने बताया कि 3 बड़े चेंजेस हुए हैं, विराम, अलंकार और जो राजस्थानी शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ क्या है। तो ये तो आपने बात की सिलेबस की। मैं डॉक्टर मैया से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिलेबस को थोड़ा सा बोर्ड पे ढंग से टॉपिक वाइज भी बता दे, समझा दे, ताकि स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। जी तो सर। डॉक्टर मैया वो आपको बोर्ड पे ढंग से सारी बात को समझाएंगे। जी सर, बिल्कुल। आइए साथियों, हम आगे का जो सत्र है वो बोर्ड से शुरुआत करते हैं और वहां पर पाठ्यक्रम किस प्रकार का है उसके बारे में एक एक बिंदु पर हम बात करते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं ये चाहूंगा कि कुछ नई दृष्टि में आपको दूं। पाठ्यक्रम पर डिस्कस, पाठ्यक्रम पर बहुत सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं आप लोगों ने सुन रखी हैं। पाठ्यक्रम हर एक विद्यार्थी के पास भी हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं एक आपको नई दृष्टि दूं कि हमें इस पाठ्यक्रम को किस रूप से देखना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम जो है 2 मिनट के लिए सिलेबस को पढ़ रहे हैं कि एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। साथियों, एक ऐसा गद्यांश आएगा जो अपठित है। अब सवाल देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं विद्यार्थियों को सदैव ये कहता हूं कि हमें किसी भी चीज को, यदि व्याकरण को आपको जानना है, व्याकरण को आपको सीखना है, तो व्याकरण को आपको आपका जो दैनिक जो जीवन है उस जीवन के साथ में प्रत्येक टॉपिक के साथ में व्याकरण को जोड़ करके आप देखोगे, आपको बहुत आनंद आएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि अपठित शब्द में कैसे बनाए, तो अ उपसर्ग है, पठ इसका मूल है, और हिंदी की दृष्टि से इत प्रत्यय है, और संस्कृत की दृष्टि से कतप प्रत्यय है। पठित पढ़ा गया, अपठित जो नहीं पढ़ा गया हो। कौन सा समास होगा इसमें? नए तत्पुरुष समास। ध्यान रखना, नए तत्पुरुष समास, यह है व्याकरण। व्याकरण की, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब हम आप लोग संधि पढ़ रहे होते हैं, संधि की पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, उसमें कोई शब्द आ रहा है तो उसका समास भी सीखो कि उसका समास क्या है। इस प्रकार जब हम हमारी पूरे के पूरा व्याकरणमय जब हम हो जाते हैं, तब सफलता आपके जो है पास होती है। ध्यान रखिएगा। तो अपठित, अब देखो गद्यांश, कैसा गद्यांश है? अपठित। तो इसमें गद्यांश कैसा शब्द है? विशेष्य। अपठित क्या है? उसका विशेषण। और एक क्या है? यह संख्यावाची विशेषण है। तो देखो, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां कदम कदम पर व्याकरण है। में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। साथियों, व्याकरण को कैसे पढ़ना चाहिए? देखो, पहले यहां पर जैसा कि मैं कह रहा हूं, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि, इसको एक बार आप छोड़ो। ये उठाइए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। फिर उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। पहले तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी महत्वपूर्ण संधि है उतना ही महत्वपूर्ण संज्ञा है। यह ध्यान रखिएगा। कई बार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्वरुचि भोज की तरह, यह अच्छा है, यह बुरा है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, यह पाठ्यक्रम में नहीं चलता। आपका यह पूरा डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, इसको आपको बिल्कुल एक एक अध्याय को आपके अंदर समाहित करना पड़ेगा, तभी आप व्याकरण की तरफ जा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यह बात करता हूं कि आपको व्याकरण को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। देखिए, हम अभी बात करते हैं कि व्याकरण को आप कैसे पढ़ें। देखो, मैंने आपको कई बार आगे जो है यह बताया है कि जो व्याकरण है उसके 2 भागों में हमें बांट लेना चाहिए, बल्कि इस पाठ्यक्रम के हिसाब से हमें जो है इस व्याकरण को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। पहला जो भाग है उसको मैं कहूंगा शब्द संरचना के संघटक तत्व। दूसरा इसको मैं कह सकता हूं शब्द व्युत्पत्ति पक्ष। आप इस तरह से चलिएगा, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष। दूसरा जो पक्ष है उसको मैं कहता हूं विश्लेषणात्मक पक्ष। और तीसरा जो है उसको हम कह सकते हैं शब्द भंडार। साथियों, हिंदी में
हिंदी की जो शब्द संपदा है, यदि आप ध्यान से देखोगे और आप विद्यार्थी से ऊपर उठ करके थोड़ा शिक्षक की भांति यदि आप देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि हिंदी एक भाषा नहीं है अपितु भाषाओं का समूह है। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, एक भाषा नहीं है, भाषाओं का समूह है। क्योंकि हिंदी का जो शब्द भंडार है उसमें 5 प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं? तत्सम शब्द आते हैं। फिर कौन कौन से आते हैं? कौन सा आता है? तद्भव। फिर कौन सा है? देशज। फिर कौन सा है? विदेशज। और फिर कौन सा है? संकर। अब तत्सम शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं, जो संस्कृत के तत्सम उसके समान है, और तद्भव उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? जो संस्कृत की जो शब्द संपदा थी उससे घिसते घिसते लोग व्यवहार में आते आते वो शब्द बदल गए, उसे हमें तद्भव कहते हैं। देशज, जो हमारे देश विशेष के शब्द है उनको हम देशज कहते हैं। और हिंदी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को परिपालित और पुष्ट करती हुई चलती है, इसलिए हमारी हिंदी में अधिसंख्यक शब्द, विदेशज शब्द भी हैं, संकर शब्द भी हैं। इसके बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है। आप वहां पर, क्योंकि यहां पर अभी का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल इतना है कि आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, तो ये तत्सम तद्भव ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी शंका होती है कि तत्सम कौन सा शब्द होता है? ये लो, जिन शब्दों में क्ष आ गया, त्र आ गया, ज आ गया, श्र आ गया, जिस शब्द में द्य आ गया, द्व आ गया, जिस शब्द में श्री आ गया, जिस शब्द में म्र आ गया, जितने भी संयुक्त वर्ण वाले जो भी शब्द होंगे सारे के सारे तत्सम होंगे। ऐसा कोई भी शब्द जिस पे अनुस्वार आता है 99% जो है तत्सम होता है, क्योंकि अनुस्वार तत्सम की पहचान है। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है वो तद्भव की पहचान है। तो हिंदी की ये शब्द संपदा जो है उसको सीखना बहुत कोई दुष्कर काम नहीं है। थोड़ा सा आपको यदि टेक्निकल रूप से आप देखोगे तो ये इन सब चीजों के साथ में आप सीख सकते हो, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने जैसा कहा, इस कक्षा का उद्देश्य किसी टॉपिक को पढ़ाना नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे मन में ये भय हो जाता है कि यार तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है। उसको सीखते हुए आपने इस रूप से यदि करोगे, ये ट्रिक्स लगा के करोगे, तो आपको कभी जो है जीवन में कोई समस्या आने वाली नहीं है। साथियों, मैं कह रहा था कि हिंदी के 3 भाग हो गए। शब्द संरचना के संघटक तत्व, जिसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। शब्दों का जो निर्माण है हिंदी में 4 ब्रह्मा है। आप यूं मान सकते हैं, जैसे ब्रह्मा नई सृष्टि करता है, उसी प्रकार हिंदी में 4 ब्रह्मा है जो नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से? हम उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, हम प्रत्यय जोड़ के नए शब्द का निर्माण करते हैं, हम संधि से नए शब्द का निर्माण करते हैं, हम समास से नए शब्द का निर्माण करते हैं। कई बार तो प्रश्न यही आ जाता है कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा है। पिछली बार रीट में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस विकल्प में संधि और समास दोनों प्रक्रिया से निर्मित शब्द हैं? तो आपको पहले यह ध्यान रखना चाहिए, पहले आप शब्दों को बनाना सीखिए। शब्द किस प्रकार से बनते? मैंने एक देश शब्द लिया, इस देश के साथ में मैंने वी जोड़ा तो विदेश बन गया, सम जोड़ा तो संदेश बन गया, उप जोड़ा तो उपदेश बन गया, निर जोड़ा तो निर्देश बन गया, प्रति जोड़ा तो प्रतिदेश बन गया, कु जोड़ा तो कुदेश बन गया, सु जोड़ा तो सुदेश बन गया। तो एक ही शब्द से अनेक शब्द, ये किससे बने? उपसर्ग से। प्रत्यय, मैंने आपसे कहा जैसे लिखित शब्द था, जैसे मैंने आपसे कहा पठ शब्द है, पठ में हमने अन्य प्रत्यय जोड़ा, हिंदी का संस्कृत का अन्य हो जाता है तो पठनीय, पढ़ने योग्य, द्रष्टव्य, देखने योग्य। क्री में त्रि जोड़ा तो कर्ता, ता जोड़ा कर्ता, भोक्ता, उपभोक्ता, लिखित, पठित, झगड़ालू, आलू प्रत्यय बना, कसेरा, ममेरा, एरा प्रत्यय है। तो किस प्रकार से प्रत्यय से हम नए शब्द बनाते हैं, ये शब्द आप सीखोगे तब आप विश्लेषण की तरफ जाओगे। संधि से नए शब्दों का निर्माण होता है, राम और अवतार को जोड़ते हैं, राम अवतार बनता है। महा और उदद्धि को जोड़ते हैं, महोदद्धि बनता है। समास से नए शब्दों का निर्माण होता है, जैसे मैंने कहा पीत है अंबर जिसके, तो उसके लिए एक शब्द आएगा पीतांबर। चक्षु से जो श्रवण करता है, चक्षुश्रवा। दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, दही बड़ा। मेरा कहने का मतलब यह है, घृत में मिश्रित है जो अन्न, घृतान। राजा का पुत्र, राजपुत्र। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, एक ही शब्द से हमें अलग अलग शब्द बनाने के लिए हमें 4 चीजें हैं, जिसको मैंने ब्रह्मा कहा है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ये कुशल कारीगर हैं हिंदी के, इसको पहले सीखो। जब इसके माध्यम से आप सीख लोगे तो अब शब्द शुद्धि कहां होती है बताओ? अब शब्द शुद्धि का अर्थ क्या है भाई? आपने उपसर्ग सीख लिया, प्रत्यय सीख लिया, संधि सीख लिया, समास सीख लिया, शब्द शुद्धि स्वयं में हो गई। अरे शब्द कोई अशुद्ध हो रहा है तो क्यों हो रहा है? संधि का ज्ञान नहीं हुआ। जैसे हमने मनोकामना शब्द बोला, मनोकामना शब्द अशुद्ध है कि नहीं है? बोलो, है ना? क्यों अशुद्ध है? विसर्ग संधि का नियम देखोगे। अभी मैंने कहा कि यहां पढ़ाना लक्ष्य नहीं है। शब्द क्या होता है? मनः कामना। हम बोलते क्या है? मनोकामना।
पूरा भारतवर्ष शब्द बोलता है पुनरावलोकन। शब्द क्या होगा, बोलो, पुनरावलोकन। यदि हमें यह पता है कि उपसर्ग पुनर है, अउपसर्ग है और लोकन मूल शब्द है, तो पुनरावलोकन में आपको जो है पुनरावलोकन ही करोगे, पुनरावलोकन नहीं करोगे। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि पहले आपको शब्दों को जानने के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये जानना पड़ेगा, तब शब्द शुद्धि भी सीख जाओगे। पर्यायवाची शब्द को पहले विद्यार्थी रटना शुरू कर देता है। तो यदि आपने संधि सीख ली, समास सीख लिया, उपसर्ग सीख लिया, उसके खंड खंड करने सीख लिए, पर्यायवाची शब्द बहुत सरल है। जैसे मैंने हरि शब्द बोला, अब मैं आपसे कहता हूं कि हरि किसको कहते हैं, तो हरि विष्णु को कहते हैं। हरि शब्द बना कैसे, हरि धातु से। हरि धातु का अर्थ क्या होता है, हरण करना। जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं आज इसको देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हरि का अर्थ होता है हरण करना। हरि विष्णु को क्यों कहते हैं, विष्णु हमारे पापों का हरण करते हैं, विष्णु हमारे पापों को हरण करते हैं, इसलिए विष्णु हरि है। हरि बंदर को भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि बंदर झपट्टा मार करके हमारे हाथ से वस्तु को हरण कर लेता है। हरि का अर्थ हरण करना होता है। हरि जो है वो हम सिंह को भी कहते हैं, क्योंकि सिंह हमारे प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए वो हरि है। अब ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ये पर्यायवाची क्यों है। यदि हम ये जानते, मैंने गजानन शब्द सीख लिया, अब गणेश के पर्यायवाची गजानन भी है, क्योंकि गज के आनंद के समान है, जिसका आनंद वो गजानन है। मेरा मतलब यह है कि पहले आप उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास पढ़ो, उसके बाद में ये सारी, चाहे विलोम शब्द हो। विलोम शब्द किससे बनते हैं, उपसर्ग से, बोलो हाँ कि ना। अरे स्वदेश है, प्रदेश, स्वदेश का क्या होगा, प्रदेश। मित्र का क्या होगा, कुमित्र। तो मेरा राजा का क्या होगा, रंग। तो कहने का मतलब यह है, मैंने आपसे कोई भी, जितने भी शब्द मैंने आपको दिए, तो यहां पर आपने यदि उपसर्ग जानते हो, प्रत्यय जानते हो, संधि जानते हो, समास जानते हो, विलोम शब्द भी जानोगे, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, एकार्थक हो, एकार्थक या वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, जैसे मैंने कहा सर्वज्ञ। अब आप समास में पढ़ चुके हैं, संधि में पढ़ चुके हैं। सर्व शब्द को कहते हैं, ज्या किसी भी पद के अंत में आता है, इसका अर्थ होता है जानने वाला, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। जो अल्प को जानता है वो अल्पज्ञ है, जो बहुत को जानता है वो बहुज्ञ है। किसी भी शब्द के अंत में आपको ऐसे ध्यान रखना, देखो, किसी भी शब्द के अंत में, अब ये समास में आप लोग पढ़ लेते हो पहले ही, ज्य आ जाता है तो इसका अर्थ होता है जानने वाला। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, वेदज्ञ, श्रुतज्ञ, विशेषज्ञ। किसी भी शब्द के अंत में ज आ गया, इसका अर्थ है जन्म लेना। अग्रज, आगे जन्म लेना। अग्रज, देखो, अग्रज आगे जन्म लेने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कितना सरल है। किसी शब्द के आगे ग आ गया, इसका अर्थ हो गया गमन करने वाला, गमन करने वाला, गमन करने वाला। मैंने कहा खग, ख आकाश को कहते हैं, ग गमन करना, आकाश की तरफ गमन करना। किसका पर्यायवाची हो गया, पक्षी का पर्यायवाची हो गया। और वह जो आकाश की तरफ गमन करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आए तो बोलो क्या होगा, खग। तो मेरा मतलब यह है कि आप यदि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जानते हो तो ये पूरा, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, ये एकार्थी हो, शब्द युग्म हो, ये सब चीजें आपके हाथ में होगी। इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है साथियों। रटने से काम नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मेरी अभी तक का सत्र जो था, इसका सारांश इतना है कि यदि आपको हिंदी व्याकरण सीखनी है तो आपको पहले उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के माध्यम से शब्दों को बनाना सीखना होगा। आप अपने आप को शिक्षक मानना शुरू कर दें, विद्यार्थी से ऊपर उठ करके सोचें। आप सब लोग बीएड हैं और बीएड किया हुआ अपने आप में शिक्षक होता है, वह शिक्षक अपने अंदर पैदा करो। ये पैदा करो, आग की सबसे बड़ी ऊष्मा होती है, सबसे बड़ी ज्वाला यदि कोई है तो वो आग है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाना अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जान की अग्नि जो प्रज्वलित हो जाती है तो सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जान की अग्नि सबसे बड़ी होती है। वो आपके ध्यान होना चाहिए कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे जिंदगी के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों का हित करना है। ये भाव से आप पढ़ोगे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आपको छोटू मोटू के खिलौने लगेंगे। और मैं तो मर गया, मेरा तो ये हो गया, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मुझे उपसर्ग समझ नहीं आते, मुझे प्रत्यय समझ नहीं आते, संधि समझ नहीं आती, समास समझ में नहीं आता, तो फिर आपको जिंदगी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पक्ष है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक पद में के तीन भाग कर लेता हूं मैं, एक तो विकारी, एक अविकारी और एक विकारक। साथियों, मैंने आपको बताया था कि एक हमारी पुस्तक है, मेरी एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण माला। यदि किसी विद्यार्थी के पास वो हिंदी व्याकरण माला है तो ये जो मैं बता रहा हूं इसी रूप से उस पुस्तक का लेखन किया गया है। तो विकारी शब्द में क्या, कौन कौन से शब्द आते हैं, चार। कौन कौन से, संज्ञा, फिर कौन से आते हैं, सर्वनाम, फिर कौन सा आता है विशेषण, फिर कौन सा आता है क्रिया, और ये रीढ़ की जान है।
क्रिया तो रीट में है नहीं, लेकिन संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ये ध्यान रखना, ये रीट का हृदय है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से एक एक प्रश्न पक्का आता है। फिर अविकारी क्या है, ये पूरा रीट का सिलेबस रहा। लिंग है, वचन है, फिर कारक है, फिर काल है, फिर वाच्य है, ये सारा का सारा जो है अविकारी शब्द आते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं ये। जिसमें लिंग वचन के कारण विकार होता है वो विकारी हैं, जिनमें नहीं होता है वो अविकारी हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अविकारी नहीं, यहां पर विकारक लिखना है मुझे। ये विकारक तत्व हैं, ये ध्यान रखना। और अविकारी कौन कौन से हैं, तो अव्यय जितने भी हैं, क्रिया विशेषण हैं, ध्यान रखना, क्रिया विशेषण हैं। फिर जो है संबंध सूचक हैं, संबंध सूचक अव्यय जो है, अव्यय का आपका टॉपिक है, एक समुच्चय बोधक है, ये सब आपके रीट में है, ये ध्यान रखना। और एक जो है विस्मयादि बोधक है, ये अव्यय के नाम से एक टॉपिक जो है वो अव्यय अविकारी है। तो विश्लेषणात्मक पक्ष के 3 भाग करेंगे। मैंने यहां पर अविकारी लिख दिया था। लिंग वचन कारक काल वाच्य जो है वो अविकारी नहीं है, विकारक हैं। विकारी शब्दों में, विकारी जो पद हैं उनमें विकार उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए लिंग वचन कारक काल वाच्य विकारक हैं। और ये क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये जो है वो अविकारी हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, शब्द संपदा के बारे में हमने बात कर ली, ये पूरी हिंदी व्याकरण है। आपको यदि इस दृष्टि से आपको देखना है और आपको सिलेबस को यदि इस दृष्टि से आप करोगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। साथियों, ज्ञान को, पाठ्यक्रम को सफल होने के लिए पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हृदय से पढ़िए, प्रेम के साथ पढ़िए। आपको खूब शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बार बार जो है रिवीजन करें, रिवीजन ही डिवीजन है। यदि जीतना है तो रिवीजन करना है, जितना रिवीजन करोगे डिवीजन उतना ही अच्छा मिलने वाला है। मेरी खूब खूब शुभकामनाएं। नमस्ते।